नमस्ते बच्चों। हमारे इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक हो चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम लोगों ने मनी ये भी पूरा कर लिया है। एसपी का हमारा एक टॉपिक अभी तक हो चुका है, जिसमें हमने सेक्रेटरी, उनका इवोल्यूशन, उनके वर्ड्स, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, सभी बातें, टाइप्स, और आज के ज़माने में उसका इम्पोर्टेंस, ये सब हमने फर्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा है। बच्चों, सेक्रेटरी का मेन रोल ही कंपनी में होता है। अब कंपनी है क्या है, ये बहुत बड़ा कुछ होता है, बस इतना हमें पता है, इससे ऊपर हमें नहीं पता होता है। तो एक्चुअल कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का काम कैसा चलता है, कंपनी किसे बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है, इसकी आज पूरी पहचान नीचे से ऊपर तक, यानी हमारे बिजनेस की होने वाली उत्क्रांति इससे लेके तो आज के कंपनी के फॉर्म तक, सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पर बहुत कुछ जानकारियों से भरा है, बहुत इंटरेस्टेड है। और आपको आगे कॉमर्स में यदि आप करियर कर रहे हो पूरा, तो आपको आगे बहुत जगह कंपनी का पाला पड़ने वाला है, उनसे आपको बहुत सी बातें समझ लेना है। देखो बच्चों, मेरे जैसा कोई इंसान है, किराना दुकान डालनी है, 2-4-5 लाख रुपए की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट कर लूँगा, बिजनेस में पैसा डाल दूंगा और मेरा बिजनेस शुरू कर दूंगा। बच्चों, मेरा इनकम देखते हुए मुझे चोपड़ा में एक आधी कपड़े की दुकान डालना है, और मुझे फाइट अंबर रेडीमेड है, मिलाप स्टोर्स है, आस्था कलेक्शन है, माउली कलेक्शन है, राम कलेक्शन, इनको फाइट देना है। अब इनका शॉप फेवरेबल लोकेशन पे है, इनके पास बहुत वैरायटी है, पुराना नाम है। अब मुझे इनके कंपटीशन में जब उतरना है तो बड़े कैपिटल से उतरना पड़ेगा। अब उतना बड़ा दुकान डालने के लिए मुझे कम से कम 40-50 लाख की ज़रूरत कम से कम रहेगी। कुछ जगहों का पैसा, कुछ फर्नीचर, जगह तो छोड़ दो, फर्नीचर और माल के 40-50 लाख लग जाएंगे। 40-50 लाख मेरे अकेले के पास नहीं है। तो बच्चों, इस टाइप के बिजनेस को मैं पार्टनरशिप में करने की सोचूंगा। तो अकेले करने से 2 जन करके मिले चलेंगे, हम 2 या 3 पार्टनर मिलके काम करेंगे तो हमारी वो पार्टनरशिप फर्म चलेंगे। अब ये हमारा अच्छा चल रहा है और अब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब महाराष्ट्र में ही पूरा व्यापार करना है, महाराष्ट्र क्या पूरे इंडिया में मुझे व्यापार करना है, मेरा माल सब दूर भेजना है, मेरे को लार्ज प्रोडक्शन करना है, कस्टमर रेंज बढ़ाना है। तो बच्चों, मुझे पार्टनरशिप फर्म में काम करके नहीं चलेगा, मुझे मेरी खुद की एक कंपनी इस्टेब्लिश करना पड़ेगी। मैं पार्टनरशिप में खुद का पैसा होके भी क्यों नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह सब इस टॉपिक में हम देखेंगे। बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, और यदि आपका बिजनेस कोलैप्स हो जा रहा है तो आपकी प्राइवेट एसेट के साथ वो चले जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी रिस्क होती है बच्चों। ये रिस्क कम करने के लिए हम लोग जनरली जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑप्शन लेते हैं। कंपनी के बारे में हमें इतना ही बड़ा है कि वो बहुत बड़ी रहती है, उनका कैपिटल बहुत रहता है, हज़ारों लोगों ने पैसे डाले होते हैं, डायरेक्टर बोर्ड उनका काम करता है, बहुत सारे मजदूर वहाँ काम करते हैं, उनका माल पूरे भारत में और दुनिया में जाता है। कंपनी डूब भी गई तो हमारा जितना पैसा लगा है उतना ही डूबता है, उसके प्रॉपर्टी के वो उनका देना देने के लिए हमारे पास नहीं आते। ये हमने देखा है। बस इसको हम लीगल ढंग से समझने वाले हैं, सही ढंग से इसे समझने वाले हैं। बच्चों, आज भारत का सबसे अमीर आदमी जो है मुकेश अंबानी, वो उसके खुद के दम पे, उसके खुद के पैसों से जियो का काम नहीं कर रहा है।
उसकी कंपनियों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का और हजारों लाखों लोगों का पैसा लगा है। हजारों लाखों लोगों का पैसा उस बिजनेस में लगा है, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अकेले किसी आदमी के बस की बात नहीं है। तो कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, कंपनी का काम क्या होता है, कंपनी के बारे में हमारी जानकारी क्या है, वो सब हम आज देखते हैं। बच्चों, पिछले दिनों आपका रिस्पांस बहुत ही कम रहा है, आप लोगों पे थोड़ा मैं नाराज भी था। एक पर्टिकुलर वीडियो 2 दिन डालने के बाद भी, 2 दिन रहने के बाद भी उसमें व्यूज़ नहीं दिख रहे थे। ऐसा मत करो, ये आपके लिए बना रहा हूँ, मेरा भी वक्त बहुत कीमती है और आपको अच्छे से अच्छे देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका पूरा आपको फ़ायदा लेना है, लाभ लेना है। 1760 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के नाम से हम जानते हैं, वो हुई। उसके पहले जो था प्रोडक्शन, ये मैन्युअली होता था और लोकल रिसोर्सेज से होता था। लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत रहती थी और जनरली प्रोडक्शन हमारे घर पे होता था। मैं ये चीज़ आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। वस्तु विनिमय वगैरह का, मनी के इसमें भी इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर चुका हूँ। आप बोलोगे कि मनी का और इसका क्या संबंध है, तो बच्चों कॉमर्स में हर सब्जेक्ट का एक से रिलेशन है। मैं उस टॉपिक में भी आपको बताया था कि हमारी ज़रूरतें लिमिटेड थी और हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट थे। हमें लगने वाली चीज़ें हम प्रोड्यूस कर लेते थे, या फिर हमें लगने वाली चीज़ें हम हमारे आसपास के ही जगहों में से परचेस करते थे और उसी में हम बहुत खुश भी और बहुत समाधानी भी रहते थे। तो बच्चों, घर घर में प्रोडक्शन होते थे और लोकल एरिया में ही माल बिकता था, जिसमें लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती थी और बहुत सा काम तो घर के लोग निपटाते थे। तो मजदूर भी बहुत कम लगते थे, मैनेजमेंट की ज़रूरत कम थी, हमारा बिजनेस हमारा होता था, लोगों के जो प्रति हमारी जवाबदेही कम होती थी। ये पहले का वक्त था। लेकिन 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और उसमें मास प्रोडक्शन, बहुत बड़े पैमाने में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और वहाँ से बहुत कुछ दुनिया चेंज हो गई, बहुत कुछ दुनिया चेंज हो गई। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद हमारे इस फील्ड में बहुत, इंडस्ट्री और कॉमर्स में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदल हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। प्रोडक्शन वॉज नाउ अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दैट टू इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। प्रोडक्शन मशीनों से होने लगा, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होने लगा और डिमांड होने के पहले प्रोडक्शन होने लगा। पहले क्या था, हमारे गांव में किसी को बैलगाड़ी बनवानी होती थी, वो कारपेंटर के पास जाता था, कारपेंटर को बोलता था वो मुझे एक बैलगाड़ी बना दे, तो फिर वो आराम से 8-15 दिन में बैलगाड़ी बना के देता था। अब इसमें ऐसा हुआ कि एक व्यापारी है, मशीनरी लगा दी, सब लकड़े की कटाई वगैरह, डिज़ाइन, फिटिंग सब मशीन पे होने लगा। एक दिन में 500-500 गाड़ियाँ, 100-100 गाड़ियाँ, बैलगाड़ी बोलो, ट्रैक्टर बोलो, जो भी है वो बनाने लगा। ऑर्डर कितनी है ये वो सोचे बिना उसका प्रोडक्शन उसने बढ़ाया और फिर जितना माल बनाया है उसको बेचने के लिए उसने नई नई दिशाएं ढूंढी, नए नए मार्केट ढूंढे, नए एरियो में उसने एंट्री की। बच्चों, सीधी सी बात है, जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा ओवरऑल खर्चा कम होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, पर आज आपको इतना समझना है कि प्रोडक्शन अब बहुत बड़े पैमाने पे होता है, मशीन से होता है और डिमांड के पहले होता है। लोकल मार्केट्स टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। और फिर लोकल मार्केट ये लोकल नहीं रहा। जैसा हमारा कासोदा था एरंडोल के पास, वो पूरे भारत में शतरंजियों के लिए फेमस था। अब तो बच्चों मैं आपको बोलता हूँ, शतरंजी कारखाने का वहाँ एक नमूना भी नहीं रहा है।
बहुत से शतरंजियों के बड़े बड़े कारखाने अभी यूपी बिहार में टर्न हो गए, यूपी में ज़्यादा हो गए, बहुत सारे फैक्ट्रीज उधर चले गई है। जो लोकल मार्केट था वो लोकल से रीजनल पे, प्रादेशिक, उससे स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ते गए। जैसा हमारा उत्तरायण का अचार है, नीलॉन्स अचार, ये आज अमेरिका में भी आप गए तो वहाँ मिलने वाला है, वहाँ पर भी गए तो आपको वो मिलने वाला है। हमारे जलगांव जिला का प्रोडक्शन है। बच्चों, जैन इरिगेशन का मटेरियल आपको दुनिया में आधे से ऊपर ज़्यादा कंट्रियों में अवेलेबल है। तो वो मार्केट सिर्फ जलगांव का बन रहा है, इसके लिए जलगांव का नहीं रहा। महाराष्ट्र में बन रहा है, इसके लिए प्रादेशिक मतलब रीजनल, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं रहा। भारत में बन रहा है तो सिर्फ इंडिया के लिए मार्केट नहीं रहा, तो उसका मार्केट अब ग्लोबली इंटरनेशनल हो चुका है। रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ वेयर द मेजर इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इंडस्ट्री के लिए लगने वाली सुविधाएं बहुत से कंट्रीज़ ने, बहुत से एरिया ने, बहुत से राज्यों ने अवेलेबल कर दी, जिससे इसमें और बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई। और सबसे बड़ा रोल इसमें ट्रांसपोर्टेशन का रहा। आज हमारे जलगांव जिला का केला ऑल ओवर इंडिया जाता है, पूरे इंडिया में जाता है। मतलब दिल्ली में भी आपको केला लेना है तो उसका बेस हमारा खानदेश का है। जम्मू कश्मीर का सफरचंद आज चोपड़ा में आ रहा है, फॉरेन का फ्रूट आज चोपड़ा में अवेलेबल है। तो बच्चों, ये सब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पॉसिबल है। जो हम यहाँ का केला बनाना आज दिल्ली तक बेच पा रहे, बेंगलोर तक बेच पा रहे, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। ओके, टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व। और ये सब चैलेंजेस को पूरा करने के लिए बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी का उदय हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेवलपमेंट हुआ है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बढ़ते गई, उसकी उत्क्रांति कैसे हुई? सबसे पहले आई और जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई, ऐसा तो हुआ नहीं है। इंसान का जन्म हुआ और वैसे उसके अंग पे कपड़े आ गए, आज पहने वैसे ड्रेस उसको अवेलेबल हो गए, ऐसा तो था नहीं। पहले इंसान बिना कपड़ों का था, फिर वो जंगल के पत्ते वगैरह के थोड़े से अपने अंग को झक लेते थे, और फिर कई उनसे उत्क्रांति होते गई, और आज हमारे पास बहुत सारे वैरायटी के ड्रेस अवेलेबल है। उसी टाइप से कंपनी, जैसा बिजनेस आया और डायरेक्ट कंपनी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस की उत्क्रांति जो बोलते हैं, इवोल्यूशन कैसा हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ दिया है। बहुत अच्छी कंसेप्ट है और इसमें सभी बातें बहुत डिटेल में दी है, सभी बातें बच्चों बहुत ही डिटेल में दी है। इवोल्यूशन बिजनेस का किस टाइप में हुआ है, उसके प्रोसेस क्या है, बिजनेस कैसे आया, उसकी शुरुआत किस फॉर्म्स में थी, मतलब जो पहला हमारा बिजनेस का टाइप है वो भी आज है हमारे सामने, उसे भी आज हम देख सकते हैं, और जो कंपनी का स्वरूप है वो भी हमारे सामने है। बच्चों, यदि आपको कंपनी अच्छे से समझना है तो एक बार आप जलगांव में अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें विजिट करो। जैन इरिगेशन है, उसके बाद मनियार प्लास्ट तो अभी बंद हो गया, पर कल्याणी ब्रेक्स है जो मारुति के लिए ब्रेक बनाने का काम करती है। उसके बाद नीलकमल की फैक्ट्री जलगांव में है, सुप्रीम पाइप की फैक्ट्री जलगांव में है। फैक्ट्री बोलो तो बड़ी कंपनी है, नीलॉन्स है। तो यदि आपका कुछ कॉन्टैक्ट्स है या किसी वजह से आप यदि उन्हें विजिट कर पाओ तो आपके बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होने वाली है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं मेरे शब्दों से आपको कंपनी का परिचय करवाने की कोशिश करूँगा। इन view of for development of the sole trading concern joined into family business partnership firm proved inadequate to face challenges faced by changing needs of commerce and industry। हमारे जो पारंपरिक बिजनेस थे
एकल व्यापारी मतलब सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये नई कंपटीशन को फेस करने में थोड़े असमर्थ रहे, थोड़े कम गिरे। Thus a new form of business organization namely the joint stock company emerged। और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम सभी के सामने आया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्कस्ड बिलो। बच्चों, ये एक कंपनी का ग्राफ हमने बताने की कोशिश की। मैं आप लोगों को एक बार बोल दूं, हमारा जो बोर्ड का किताब है, बोर्ड की बुक है, उस बुक के ही सब वर्ड्स लिए, सिर्फ उसके वर्ड्स मैंने थोड़े चेंज, मतलब सिर्फ उनमें गैप दे दिया है, छोटे छोटे लाइन के मैंने बना दिए है आपको। ये है मेरी सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सबसे पहला। उसकी हाइट भी कम है। आज के तारीख में इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिजनेस पैटर्न, जिसे हम लोग बोलते हैं एकल व्यापारी संस्था। बच्चों, चोपड़ा में इसके सैकड़ों एग्जाम्पल है। संजीवनी मेडिकल के मालिक है विनोद टाटिया, अकेले मालिक है, पार्टनरशिप नहीं है। गेना घर के मालिक है सुशील भाई टाटिया। उसके बाद में सुपर शॉप के मालिक है अजीत भाई गुजराती। पालीवाल प्रोविजन के मालिक है चंदूलाल जी पालीवाल। सुधीर बुक डेपो के मालिक है सुधीर जैन। महेंद्र पुस्तकालय के मालिक है महेंद्र भाई पाटिल। एक ही व्यक्ति है ना। तो बच्चों, जिस बिजनेस का एक व्यक्ति मालिक है, जिस बिजनेस में एक ही व्यक्ति कैपिटल लाता है, जिस बिजनेस में एक ही व्यक्ति सब डिसीजन लेता है, जिस बिजनेस टाइप में एक ही व्यक्ति सब प्रॉफिट अपने पास ही रखता है, लॉस आया तो खुद ही बियर करता है, ऐसे बिजनेस पैटर्न को हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। बिजनेस एक ही व्यक्ति चलाता है, कैपिटल एक ही व्यक्ति लाता है, डिसीजन एक ही व्यक्ति लेता है, प्रॉफिट भी उसी का है, लॉस भी उसी का है। खुदा ना खास्ता किसी वजह से हमारे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस, फर्म को बहुत बड़ा लॉस आता है, तो बिजनेस का देना देने के लिए, बिजनेस का लोन पेड करने के लिए उसे वक्त आने पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल आउट करना पड़ती। इसका मतलब जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है, उस चीज को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अमर्यादित जवाबदारी। जैसा बिजनेस का देना 10 लाख रुपए है और बिजनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ 8 लाख है, समझिए। बिजनेस का देना है 10 लाख रुपए और बिजनेस की एसेट है सिर्फ 8 लाख रुपए, तो ये बचे हुए 2 लाख उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से देना पड़ता है। मतलब एकल व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी स्टेक पे होती है। और हम कई फिल्मों में, कई सीरियलों में देख चुके हैं कि बिजनेस का लॉस आने से हमें घर बेचने की नौबत आती है, राजा का रंग हो जाता है। तो इस टाइप का जो हमारा पैटर्न है बच्चों, वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। बच्चों, इतने इसमें सब बातें होने के बावजूद इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। आज ये हमारे इंडिया में पॉपुलर इसके लिए सब छोटे मोटे बिजनेस इस माध्यम से होते हैं, लिमिटेड कैपिटल वाले बिजनेस इस माध्यम से होते हैं। इनका बिजनेस हमारे स्टोर स्टेप तक अवेलेबल हो जाता है। कई बार गली की गली में बहुत सारी दुकानें होती हैं। ये लोग लोकल मार्केट को प्रेफर करते हैं, इनका व्याप्ति, इनका स्कोप लोकल मार्केट में ही रहता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये सबकी हाइट बढ़ते जा रही है, सबका प्रोग्रेस बढ़ते जा रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ये है तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स। ये ड्राइंग की आपको जरूरत नहीं है, पर ये 6 के 6 पॉइंट्स एक के नीचे एक लिखने की जरूरत लेकिन आपको जरूर है। बच्चों, आप बोलोगे कि सर आपने सोल ट्रेडिंग के बारे में इतना बता दिया और आगे का कुछ नहीं बताया, तो बच्चों आगे हमें 2-3 दिन सब उन्हीं टाइप्स में पढ़ाई करना है, उसी का स्टडी करना है। तो मैं सोल ट्रेडिंग के बारे में जो जो आपको बताया हूँ,
आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि राइटिंग हाथों हाथ कर लो बच्चों। ये थ्योरी आपके हाथ के नीचे से जाना ज़रूरी है। और आने वाले 2-3 दिनों में मैं आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 2 से 3 दिन कंटिन्यू टेस्ट लेने वाला हूँ। आप थोड़ी अपनी तैयारी करके रखो। हमारी इकोनॉमिक्स की अब टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ओके, एसपी की हम बाद में लेंगे। और सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। यह मैनेज भी एक ही व्यक्ति करता है, कंट्रोल भी एक ही व्यक्ति करता है, और मालिक भी एक ही व्यक्ति होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन मैन बिजनेस। इसे वन मैन बिजनेस भी हम बोलते हैं। अ पर्सन हु कंडक्ट्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। इस टाइप का बिजनेस जो व्यक्ति कंडक्ट करता है उसे हम सोल ट्रेडर बोलते हैं। बच्चों, चोपड़ा के मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दिए। जो लोग पंकज नगर तरफ रहते हैं, प्रॉपर पंकज नगर में अग्रवाल प्रोविजन है, शशांक भाई अग्रवाल उसके मालिक है, सोल ट्रेडिंग है। वेंकटेश प्रोविजन है, पंकज धोत्रे उसका मालिक है, सोल ट्रेडिंग है। जितने भी लोड गाड़ियों पे माल बेचने वाले लोग आपको दिख रहे हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह, सब सोल ट्रेडिंग वाले। पान टपरियों के मालिक सब सोल ट्रेडिंग वाले। चोपड़ा के 95% किराना शॉप्स सोल ट्रेडिंग में है, मेडिकल शॉप सोल ट्रेडिंग में है, जितने स्टेशनरी है, बुक स्टॉल्स है, वो सब सोल ट्रेडिंग है। जितनी भी आपकी कटलरी और लेडीज आर्टिकल की दुकानें चोपड़ा में मैक्सिमम, वो सोल ट्रेडिंग है। गोल्ड शॉप चोपड़ा के मैक्सिमम सोल ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं, ये सब सोल ट्रेडिंग में है। हार्डवेयर की दुकानें बहुत सारी जो है वो सोल ट्रेडिंग है। फर्टिलाइजर की दुकानें चोपड़ा की बहुत सारी सोल ट्रेडिंग में है। जिनका कैपिटल एक ही बंदा लाता है, बिजनेस के डिसीजन एक ही बंदा लेता है, मैनेजमेंट एक ही बंदा लेता है, प्रॉफिट भी उसी का होता है, लॉस भी वही एक्सेप्ट करता है। बिजनेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना, बिजनेस चलाना उसी का काम होता है। उसके डिसीजन सही रहे तो उसे फायदा, उसके डिसीजन गलत हुए तो उसे ही नुकसान होता है। इस टाइप के बिजनेस फॉर्म को हम सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं बच्चों। जो खेड़े पर के बच्चे हैं तो आपके आसपास की जितनी किराना दुकानें हैं, दवाई की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स है, लेडीज आर्टिकल है, चप्पल जूतों की दुकानें हैं। बच्चों, आपके गांव में सब्जी वाले, फ्रूट वाले, पान टपरी वाले, ये सब सोल ट्रेडिंग में आते हैं, सब सोल ट्रेडिंग में आते हैं बच्चों। हर दुकान को अपना एक नाम है, हम तो अकाउंट में भी पढ़ ही रहे हो। जैसा मैंने आपको बोला, सुपर शॉप का एग्जांपल दिया, संजीवनी मेडिकल का दिया, पालीवाल प्रोविजन का एग्जांपल दिया, करसनदास नानजी एंड सन्स बोला, है ना। सैफी एंटरप्राइजेस का एक नाम मैं आपको बोला, जो हार्डवेयर में चोपड़ा में एक परिचित नाम है। निर्मल डेयरी है, बस स्टैंड के पास दूध की खरीदी बिक्री होती है, बापू डेयरी है, सोल ट्रेडिंग में है बच्चों। ये निर्मल डेयरी के मालिक का नाम प्रहलाद अप्पा करके, पूरा पता नहीं है। बापू महाजन की बापू डेयरी है, एक या उनके कर्मचारी संभालने वाले बहुत लोग हैं, मालिक एक है ना बच्चों। तो ऐसे बिजनेस फॉर्म को हम सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। और भारत में इनकी संख्या बहुत है। इन लोगों ने अपने बिजनेस में अभी कुछ चेंजेस लाना बहुत जरूरी है बच्चों। अभी हम लोग देख रहे हैं जलगांव डी मार्ट पे इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, लोगों की खरीदी की चॉइस चेंज हो रही है। उसी हिसाब से यह सोल ट्रेडिंग ने भी इनके बिजनेस में चेंजेस लाना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, देखते हैं हम। सोल ट्रेडिंग के लिए फिक्स ऐसा कोई एक्ट या कोई लॉ नहीं है। जैसा कंपनी एक्ट 2013 है, कोऑपरेटिव एक्ट 1960 1960 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, अभी नया रिवाइज हुआ है। वैसा बच्चों इसके लिए, सोल ट्रेडिंग के लिए पर्टिकुलर कोई लॉ नहीं है। इंडिया में आपको दुकान डालना है बच्चों,
तो आपको एक शॉप एक्ट का लाइसेंस जरूरी है। उद्योग आधार केंद्र का बोलो या शॉप एक्ट का एक लाइसेंस जरूरी है। बस इस बात को आप समझ लो। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर, इसका एक मालिक होता है। कैपिटल वो अकेला ही व्यक्ति लाता है जो कि कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है। देखो बच्चों, रिलायंस का इनिशियल कैपिटल आज के 15-20 साल पहले 40,000 करोड़ का था। 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और मैं एक आधा बिजनेस में 5 लाख और 10-10 लाख की बात कर रहा हूँ। 40,000 करोड़ का है और 5-1 लाख रुपए का है। सोचो आप, अमाउंट हमारे लिए बड़ी भी रही तो ओवरऑल कंपेयर करने के बाद सोल ट्रेडर का जो कैपिटल होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। उसके प्रॉफिट लॉस में उसी का हिस्सा रहता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सब डिसीजन वही लेता है। मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी वो मेंटेन कर सकता है। अकेला आदमी है, उसकी जो पॉलिसी उसी की है, बनाना उसी का ही है, राय उसकी खुद की अपनी है, तो बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स कुछ है, सीक्रेसी है, वो मेंटेन कर सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कभी सोल ट्रेडर का लाइबिलिटी, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, लाइबिलिटी यानी उनका देना, ये सपोज 20 लाख है और उसकी बिजनेस एसेट्स, बिल्डिंग मशीनरी, कस्टमर से लेना, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, ये सिर्फ 12 लाख है। तो बचे हुए 8 लाख रुपए उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से देना पड़ता है। 8 लाख उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसे हम बोलते हैं बच्चों अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। अग्रवाल सर अग्रेशन क्लासेस एक ही माने जाता, अलग कुछ नहीं है। धीरू भाई अंबानी अलग है और रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अलग है। टाटा मोटर्स अलग है, रतन जी टाटा अलग है। सुनील मित्तल अलग है और एयरटेल अलग है। सुनील मित्तल एयरटेल का मालिक है, ये मंजूर है, पर एयरटेल का नाम अलग है और सुनील मित्तल अलग है। नीलॉन्स का नाम हमें मालिक पता है, पर उसके मालिक का नाम पता नहीं है। उनके मालिक का नाम मुझे पता नहीं है। जैन इरिगेशन पता है, उनके मेन कर्ता धर्ता भंवरलाल जी जैन थे, पर वो अकेले मालिक नहीं थे। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। सोल ट्रेडर और मालिक लीगली एक ही माना जाता है, क्योंकि दोनों की एसेट कंबाइन भी मानी जाती है और लाइबिलिटी भी मानी जाती है। मेरा देना देने के लिए मेरा बिजनेस कम गिर रहा है तो मुझे प्राइवेटली पैसा देना है, मुझे मेरा पैसा प्राइवेट प्रॉपर्टी से देना है, जिम्मेदारी तो मेरी बन रही है। इसके लिए इसे लीगल एंटिटी जो हम बोलते हैं सेपरेट टोटली, वो उतनी नहीं है, वो उतनी नहीं है। ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। बड़े बिजनेस करना है, पूरे महाराष्ट्र और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तो बच्चों सोल ट्रेडर सिस्टम कुछ सुटेबल नहीं है, बिल्कुल सुटेबल नहीं है। नीलॉन्स वाला आचार कभी अपने दम पे बेचना चाहता या सोल ट्रेडिंग में रहता तो उनका आचार आज सिर्फ उत्तरायण में, एरंडोल में, धरनगांव में, जलगांव तक जाता था, हमको पता चलता बस। तो बच्चों बड़ा बिजनेस करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पे ही कंपनी की स्थापना करना पड़ी, फॉर्मेशन करना पड़ा। तो जो सोल ट्रेडर है उसका कैपिटल कम है, उनका अकेले का डिसीजन है, वो गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बिजनेस में लॉस आया तो बिजनेस की तो सब जाएगा, पर हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चली जाती
और किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए कैपिटल लिमिटेड है, प्रोडक्शन लिमिटेड है उनका, और उनका बिजनेस ऑपरेशंस की जो एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत छोटी होती है। तो उसको पर्याय क्या, तो हमारा एक पुराना ये मैं टाइप है बिजनेस फॉर्म का, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त कुटुंब पद्धति हम जिसे बोलते हैं, मतलब हमारे दादाजी और ये 4 भाई थे, चारों भाई एक जगह है, उनके सब बच्चे एक जगह है, उनके पोते भी अभी भी एक ही जगह है, उनका डिवाइडेशन नहीं हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं उन्हें। कंडक्टिंग बिजनेस, वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। इनहेरिटेड बाय इट एज पर हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से वो वारसा हक से वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये अवेलेबल है। बच्चों अभी सीरियलों में अक्षरा की सीरियल आती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फैमिली की यूनिटी बताई है, उनका फैमिली बिजनेस बताया है, दोनों परिवार का, नैतिक का भी और अक्षरा के पियर का भी। तो हम उस बिजनेस पैटर्न को बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली में बता सकते हैं। नैतिक के बड़े दादाजी पप्पा साथ में, नैतिक उनके साथी है, आगे चल के लक्ष्य भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो वो सीरियल के बेस पे हम सोचे तो जॉइंट हिंदू फैमिली का हम बता सकते हैं। और पूरा मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, पर हमारे यहाँ भी अरुण भाई गुजराती का जो बिजनेस पैटर्न है वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का होना चाहिए ऐसा लगता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। चर्चा करके मैं भले उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। ठीक है बच्चों, बस आपको इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उनको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू है। प्रमुख व्यक्ति रहता है घर का, उसे कर्ता बोलते हैं, डिसीजन वही लेता है, उसकी अकेले की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। घर में किसी मेंबर का बर्थ होते से एक हिस्सेदार बढ़ जाता है, किसी की डेथ होते से उसका हिस्सा कम हो जाता है। घर का हर मेंबर, हमारे फैमिली का हर मेंबर इस बिजनेस का मालिक होता है, हिस्सेदार होता है। इसकी रचना इस टाइप से की गई है। चलो देखते हैं। मेंबर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली। जैसे अरुण भाई का जो बिजनेस है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। अब मैं अग्रवाल सर हूँ, मैं उनका बहुत क्लोज हूँ, पर मैं उस बिजनेस का मेंबर नहीं हो सकता। मैं बहुत क्लोज भी होगा तो भी मैं उनका मेंबर नहीं हो सकता। उनके और चंद्रराज भाई के अति क्लोज रिलेशन है, पर चंद्रराज भाई उनके उस बिजनेस में, पर्टिकुलर उस बिजनेस में मेंबर नहीं बन सकते। ऐसे फैमिली में मेंबर बनने का राइट बाय बर्थ ही मिलता है, जन्म से ही मिलता है। बस इस बात को आपको समझना है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। हमारे बिजनेस का जो प्रमुख व्यक्ति है उसे हम कर्ता बोलते हैं। अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स। पार्टनर अलग हो गए, पार्टनर नहीं, को पार्टनर्स। नंबर ऑफ मेंबर पे कोई ही लिमिट नहीं है। फैमिली में जितने मेंबर है उतने सब उसके सहभागीदार है, सहमालक है। और मैक्सिमम मेंबर पे भी लिमिट नहीं है और मिनिमम पे भी नहीं है। ऑल फैमिली मेंबर्स एंगेज इन द बिजनेस। सभी फैमिली मेंबर इस बिजनेस में एंगेज है। बाकरवड़ी करके जो सीरियल हमने देखी थी वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का एक एग्जाम्पल था, उसे सामने लेकर आइए। उस घर के छोटे से बड़े तक सभी बाकरवड़ी बनाने में हेल्प करते, बिजनेस रन करने में हेल्प करते, सब काम सब मिलके करते, पर मेन डिसीजन अन्ना ही लेते थे, मेन डिसीजन अन्ना ही लेते थे। ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। बच्चा जो करता है, जो मेन व्यक्ति है,
उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली को यदि लॉस आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली को यदि लॉस आता है, कोई नुकसान होता है, तो कर्ता को उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा देना पड़ता है। द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी, उनका जो हिस्सा है उस फर्म में उतना ही उनका लॉस आता है। उनका लॉस भरने के लिए को पार्टनर्स को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल आउट करने की जरूरत नहीं होती है। उनको को पार्टनर को बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने के लिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं होती है। मतलब नैतिक के घर में यदि कुछ लॉस आता है, तब एक एपिसोड में तो नैतिक उसकी जिम्मेदारी लेता है, वो बात अलग है। नैतिक के बिजनेस को यदि कोई बहुत बड़ा लॉस आता है, तो दद्दाजी की जिम्मेदारी ये अनलिमिटेड है। नैतिक, नैतिक के पापा, उनके घर के बाकी मेंबर्स, लक्ष्य, इन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड है। इस बात को आप समझिए। चलो ठीक है। कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। कर्ता ही सब कुछ होता है, वही मेन मैनेजर होता है, वही कंट्रोलर होता है, वही कोऑर्डिनेटर होता है। सभी में समन्वय रखने का काम कर्ता करता है, सभी पे नियंत्रण रखने का काम करता है, और पूरे बिजनेस को वन हैंडेड मैनेज करने का काम भी वही करता है। कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। कर्ता सभी डिसीजंस क्विकली ले सकता, खुद भी ले सकता है। उसको जरूरत लगी तो दूसरों की राय लेगा, नहीं जरूरत लगी तो अपने अपने डिसीजन लेके क्लियर हो जाएगा। उस पर यह बंधन नहीं है कि डिसीजन के लिए उसने मीटिंग ही बुलाना चाहिए, सबसे चर्चा करना चाहिए, सबका मत लेना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। बच्चों, चोपड़ा में एक फाइनेंसर है, उसके पास में गया, प्राइवेट फाइनेंसर है, तो मेरे को 10 मिनट में बता देगा कि लोन देना है या नहीं देना है। और यदि मैं चोपड़ा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में लोन लेने जाता हूँ, तो वहाँ मैनेजर साहब क्या बोलेंगे? किशोर गुजराती वहाँ मैनेजर है, अभी मेरा क्लासमेट है, मेरा अच्छा दोस्त है। वो क्या बोलेंगे? विनोद तो एप्लीकेशन डाल दे, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख देता हूँ, मंजूर हुआ कि तेरे को 10 मिनट में पैसे मिल जाएंगे। मंजूर हुआ तो मन का तेरे पास पावर है ना, दे ना रे। नहीं ना यार, नहीं चलता ना, मीटिंग में रखूँगा, तेरी फाइल स्ट्रांग है, मैं उनको पर्सनली बोल दूंगा, डायरेक्टर लोग इससे अप्रूव कर देंगे, तू चिंता मत कर। सब उड़ाने वाली बातें कर रहा है। मीटिंग में रख दूंगा, मैं उनके तेरे बारे में बोल दूंगा, तेरा क्रेडिट अच्छा है, वो लोग मान लेंगे, तेरा मंजूर हो जाएगा, तू चिंता मत कर, मंजूर होते से पैसा मिल जाएगा। पर नहीं किया उन्होंने मंजूर, तो अब किशोर गुजराती अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है ना बच्चों। पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली में दद्दाजी को एनी टाइम कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार है और उनके डिसीजन को कोई जल्दी चैलेंज नहीं कर सकता। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ्स इन द फैमिली। जैसे बर्थ ज़्यादा हो गए तो रेशो कम कम होते जाएगा, डेथ होते गई तो रेशो और चेंज होता ही रहेगा। समझो अभी 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, 20 मेंबर है, तो हर एक का प्रॉफिट 10,000 रुपये हो गया। 2 लाख रुपए प्रॉफिट है और 25 मेंबर हो गए, तो हर एक का प्रॉफिट 8,000 रुपये हो जाएगा। तो ये रेशो बच्चों टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा। बर्थ हुआ तो प्रॉफिट हर के हिस्से में आने वाला कम होते रहेगा, डेथ हुई तो हर एक के हिस्से का प्रॉफिट कुछ अंश कुछ रोल में बढ़ते रहेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली चोपड़ा में ऐसा खास एग्जाम्पल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यदि समझेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बच्चों, वीडियो पॉज करके आप पॉइंट्स लिख रहे हो, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मान रहा हूँ। किताब का ही उतारा मैंने मारा है, किताब का ही छापा मैंने मारे हुआ है, बस सिर्फ मैंने सेंटेंस मेरे हिसाब से तोड़ दी है जो आपको लर्न करने में, समझने में दिक्कत नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस दो, उसे मैंने छोटे छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए नोट्स आपको लिखना जरूरी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन बाय। अब मैं आपको थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में बोलता हूँ। देखो बच्चों, मुझे कपड़े का दुकान डालना है, मुझे मिलाप स्टोर्स, अंबर रेडीमेड, आस्था कलेक्शन, मौली कलेक्शन, राम कलेक्शन, इनको फाइट देना है।
बच्चों मुझे फर्नीचर और माल कम से कम 30-40 लाख का लगेगा। अब आदमियों का पगार निकालना है, जगहों का किराया निकालना है, लाइट बिल निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। और यदि मैं लोन लेके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करूँ तो इंटरेस्ट निकालना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। बोला बिजनेस सक्सेस हो गया तो मैं तो बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये पर फेल हो गया तो मैं तो ऐसा ज़मीन पे जोर से गिरूंगा कि जिसकी लिमिट नहीं, रिस्क है। तो बच्चों मुझे देखो 2-3 बातों के लिए किसी और की ज़रूरत है। एक, कैपिटल के लिए, क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहता। 2, मेरे मैनेजमेंट के लिए, इतने बड़े बिजनेस को मैं अकेला संभाल पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा, 1 से 2 वाले। तीसरा, नुकसान आए तो मेरा अकेले का नहीं होना चाहिए, इस नुकसान का कोई भागीदार होना चाहिए। फायदे का भी रहेगा ही, फिर नुकसान जो सहन करेगा वो तो फायदा भी लेंगे ही। तो लाइबिलिटी को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। तो बच्चों इस टाइप का बिजनेस हम 2 लोग या 20 लोग या 50 लोग मिलके, अभी लिमिट 50 की हो चुकी है इसलिए मैं 50 बोल रहा हूँ, पुराने एक्ट में ये 20 तक ही थी इसकी लिमिट। तो मिनिमम 2% पर्सन्स और मैक्सिमम 50% तक इस बिजनेस पैटर्न में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर मैं इतनी बड़ी खिचड़ी नहीं करूँगा बच्चों, बहुत तकलीफ का काम हो जाएगा। हम 2 या 3 लोगों ने मिलके ऐसा शॉप डालने का सोचा है। तो ये हमारी पार्टनरशिप रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, पार्टनरशिप। तो अब देखो बच्चों इस बिजनेस में हम 3 पार्टनर हैं, तीनों जन कैपिटल लाएंगे, तीनों जन डिसीजंस लेंगे, तीनों मिलके बिजनेस मैनेज करेंगे। प्रॉफिट आया तो तीनों में बटेगा, लॉस आया तो तीनों बियर करेंगे। बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, बिजनेस एसेट से बिजनेस का देना ज़्यादा हो गया, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी तीनों लोग, प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी तीनों लोग अपने अपने प्रॉपर्टी से पैसा लाएंगे, अपने अपने प्रॉपर्टी से पैसा लाएंगे। बिजनेस अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए हम एग्रीमेंट करेंगे जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो बच्चों इस टाइप के एग्जांपल्स आपको देखने मिल जाएंगे। हमारा जो चोपड़ा का आन बान शान वाला एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल था, विवेकानंद हॉस्पिटल, ये पहले पार्टनरशिप फर्म में था। डॉक्टर विकास सरतड़कर और डॉक्टर विजय पोद्दार ये दोनों उसके मालिक थे। उनका जो हॉस्पिटल ये पार्टनरशिप में था। पहले जो संजीवनी मेडिकल था वो भी पार्टनरशिप में था, विनोद टाटिया और विवेक पोद्दार, ये 2 जन पार्टनर्स थे उसमें पहले। बाद में वो पार्टनरशिप विभक्त हो गई, दोनों का अपना एकदम मस्त मेडिकल है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में और कौन से बिजनेस है मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, पर वो बाहर से नहीं समझेगा हमें कि ये पार्टनरशिप है कि क्या है। जिस बिजनेस में 2 लोगों से ज़्यादा लोगों ने कैपिटल लाया है, प्रॉफिट 2-3 लोगों में बटता है, लॉस दोनों तीनों में, लायबिलिटी सब अनलिमिटेड होने के बावजूद शेयर करते हैं, ऐसे बिजनेस टाइप को हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 or more persons is called partnership firm. The owner or called partners, an organization is called a partnership firm. बच्चों यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो। The owners are called partners and the organization is called a partnership firm. जो व्यक्ति उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं और उनकी फर्म को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र स्टेट। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है महाराष्ट्र में कंपलसरी है, और अदर स्टेट में ये ऑब्लिगेटरी, करना ना करना ये आपकी मर्जी है, पर महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ये अनिवार्य है। और मैं बोलता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कभी भी अच्छा होता है, अच्छा होता है। 1932 का एक्ट उसे लगता है बच्चों, 1932 का एक्ट उसे लागू होता है, ठीक है। पार्टनरशिप के फीचर्स हम देखेंगे। द बिजनेस स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons, 2 और 2 से ज़्यादा लोग
एग्रीमेंट करके बिजनेस में आते हैं। एग्रीमेंट मतलब क्या, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कौन किसका प्रॉफिट कितने कितने परसेंट रहेगा, लॉस कितना रहेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में जिम्मेदारियां कैसी रहेगी, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में कौन कितना काम करेगा, सही करने के अधिकार किसके रहेंगे, बैंक की जवाबदारियां किसकी रहेगी, काम का डिवीज़न कैसा रहेगा, नए पार्टनर को बिजनेस में लेना है तो हमने क्या करना चाहिए, एक आधा पार्टनर बिजनेस से जाने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे कुछ डिस्प्यूट हो गए तो किस कोर्ट में हमने केस लड़ना चाहिए, है ना। ऐसे सभी चीज़ें जिसमें समावेश है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ दिया है एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में एग्रीमेंट होके ये बिजनेस शुरू होता है। नंबर्स ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेस। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। अब देखो, मेरा खुद का बिजनेस है जिसमें मेरा देना 20 लाख है, वही एग्जांपल मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास बिजनेस की एसेट 12 लाख है, 8 लाख मुझे अकेले को मेरी प्राइवेट प्लॉट बेच के, घर बेच के, सोना चांदी बेच के, गाड़ी बेच के लाना पड़ेगा और लोगों का देना पड़ेगा। पर पार्टनरशिप में ये 8 लाख रुपए तो ए का भी है, बी का भी और सी का भी और डी का भी है, 4 पार्टनर हो गए। तो अब इनका बोलना ऐसा है बच्चों, ये तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही है, ये बिजनेस लाइबिलिटी है, बिजनेस एसेट्स है, ये बचे हुए अमाउंट आपको आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही देना है। बट वो क्या बोल रहे हैं, इट इज ज्वाइंट, ये 8 लाख 4 होके मिलके हैं, और सेवरल 1 से ज़्यादा लोगों में बटी है। मतलब 8 लाख मैं अकेला नहीं लाऊंगा, 8 लाख अकेला बी नहीं लाएगा, 8 लाख अकेला सी नहीं लाएगा, 8 लाख अकेला डी नहीं लाएगा। तो ये इनके पर्टिकुलर कैपिटल रेशो से ये पैसा हम लोग कलेक्ट करेंगे। गार्नर वर्सेस मरे का रूल यूज़ किया तो कैपिटल रेशो से हम कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस रेशो से कलेक्ट करेंगे। ये सब हमें 12th में आएगा, उस वक्त हम इसे और अच्छे से समझेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, सब व्यक्ति कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। बच्चों, ये जो चीज़ है लीगल स्टेटस की, जैसा है ना, आप मुझे और मेरे पार्टनर्स को और हमारे फर्म को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बिजनेस एसेट्स और प्राइवेट एसेट्स वापस एक जगह आ जाता है, देना पड़ा तो, लॉस आता है तो, मतलब मैं बिजनेस से जुड़ा हूँ, बिजनेस मुझसे जुड़ा है। बिजनेस का देना देने के लिए मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही है, मेरे पर्सनल खर्चे के लिए जब मैं बिजनेस का ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कैपिटल को मैं खुद ही पैसा डाल रहा हूँ, तो दोनों आपस में इतने मिक्स है कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ बच्चों, मेरे फर्म का नाम है, मेरे जो बिजनेस फर्म है उसमें हम लोग 5 पार्टनर हैं, और मैंने मेरे बिजनेस के लिए एक ज़मीन देखी है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। अब ये ज़मीन की खरीदी, मेरी जो फर्म है, ऐसा मान लो आप, गणेश एग्रो करके मेरी फर्म का नाम है, गणेश एग्रो करके मेरी फर्म का नाम है। अब ये 50 लाख की ज़मीन मैं गणेश एग्रो के नाम से परचेस नहीं कर पाऊंगा। ये 50 लाख की ज़मीन ए, बी, सी और डी, ये चारों के नाम से रजिस्टर्ड होगी, उसकी खरीदी चारों के नाम से होगी। गणेश एग्रो के नाम से उसके परचेसिंग को बहुत दिक्कत है। जब हमारी प्राइवेट, मतलब हमारी जो बिजनेस प्रॉपर्टी भी है वो इस नाम से हो रही है, इसलिए बोलते हैं कि हमारी लीगल एंटिटी हमसे अलग नहीं है, हमसे अलग नहीं है। बच्चों, अब आप सीधी सी बात देखो, मुझे क्लास के लिए जगह लेनी है, जगह लेते वक्त मैं गया और मैंने बोला कि मेरे को डॉक्यूमेंट अग्रेसन अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से करना है, तो नहीं होंगे।
मेरे डॉक्यूमेंट हरिश्चंद्र शंकरलाल अग्रवाल के नाम से ही हो गए, पर टाटा मोटर्स वाले कितनी भी जमीन टाटा मोटर्स के नाम से ही ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि टाटा मोटर्स की एंटिटी पहचान अलग है और रतन टाटा की पहचान अलग है। पार्टनरशिप फर्म में हमारा बिल फर्म के नाम से चलेगा, गणेश एग्रो के नाम से चलेगा, पर जो लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गए उसमें गणेश एग्रो तरफे चारों का नाम आएगा ही। प्लॉट खरीदी करना है चारों के नाम पे ही आएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचनी है चारों के नाम से ही जाएगी। इसलिए उन्होंने ये पॉइंट याद दिया है कि इसमें भी लीगल स्टेटस वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते, लीगल स्टेटस वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कांट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। हम 4 पार्टनर हैं, मेरी इच्छा है कि अब मुझे पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना है, तो बच्चों बचे हुए लोगों के बिना मैं मेरा हिस्सा अमिताभ बच्चन को नहीं दे सकता, कंपनी का शेयर में किसे भी दे सकता। इस बात को आप समझिए, ये उन्होंने क्यों दिया है कि यदि मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स है तो मैं इसी मिनट वो किसी को भी बेच सकता हूँ, मुझे बाकी लोगों के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर यदि मैं पार्टनरशिप में हूँ तो मुझे बी को, सी को और डी को पूछना पड़ेगा कि भाई मैं मेरा हिस्सा किसी और को देना चाहता हूँ, तो उन लोगों की मंजूरी रही तो ही मैं ट्रांसफ़र कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस। बच्चों मैंने पैसा डाला है, मैं मैनेज भी करूंगा और बिजनेस कंट्रोल भी करूंगा और डिसीजंस भी लूंगा। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। जैसा बच्चों टाटा मोटर्स के मालिक है रतन टाटा, टाटा मोटर्स का मालिक मैं भी हूँ क्योंकि उसके शेयर्स मेरे पास है, और कल मैं कंपनी में जाके बोलूँगा कि मैं मीटिंग में ज्वाइंट हूँगा और मेरे को कंपनी का हिसाब किताब देखना है, पॉसिबल नहीं है। कंपनी की ओनरशिप अलग है, मैं मालिक हूँ, पर कंपनी का मैनेजमेंट अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम चुनते हैं, वो लोग मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड चुनता है, उनके थ्रू उनका बिजनेस चलता है। तो बच्चों कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है, पर पार्टनरशिप में ओनर भी मैं ही हूँ और मैनेजमेंट भी मैं ही हूँ, उसमें सेपरेशन नहीं है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशो एज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसा बताया गया है वैसे ही हमारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं और उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बच्चों पार्टनरशिप फर्म की पूरी पहचान आपको ओसी में पिछले साल रही होगी, पूरी पहचान ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉमर्स में इसका पूरा फॉर्म आपने देखा होगा, या अरे सॉरी आप तो 11th में, मैं 12th को समझ के बोल रहा हूँ। ओसी में भी इसका डिटेल आएगा, आपको बहुत सारा डिटेल आएगा। बच्चों पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स क्या है? सोल ट्रेडर से इनका कैपिटल ज़्यादा हो सकता है। इसमें निर्णय लेने वाले 3-4 लोग, डिसीजन लेने वाले 3-4 लोग रहते, तो इनका डिसीजन कंपेरेटिवली बेटर हो सकता है, व्यापार बड़ा हो सकता है। पर इनमें कभी मतभेद हो गए, इनमें मनमुटाव हो गए, तो पार्टनरशिप जल्दी खत्म भी हो सकती है। तो कुछ फायदे भी है पार्टनरशिप के, तो कुछ नुकसान भी है। तो बच्चों आज फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया, वक्त भी ज़्यादा हो गया, लंबा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं। अब अगला मैं कल लेता हूँ। 13 पेज का ये टॉपिक है, आज मैं लगभग 3 पेजेस पे आया हूँ। 6 दिन में मुझे इसे पूरा करने का टारगेट रखना ही है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़े बड़े बड़े आएंगे, पर देख के पूरा करो बच्चों, इसमें हलगर्जीपना मत करो और आलस मत करो। ओके बाय।